हेलो वेलकम टू अकेडमिलेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 कैलोरीमेट्री। इस चैप्टर को हम क्या बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और जो आपको भूलने की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से आप क्या भूल जाओगे। तो जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आते अच्छे से, चीजों को आप क्या भूल जाते हो, तो आप अब ये कहना भूल जाओ कि मैं क्या है पढ़ने के बाद भूल जाता हूँ। इतने अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा वन बाय वन सारे पॉइंट्स को कि सारी डेफिनेशन सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आपके माइंड में क्या छप जाएंगे और बिल्कुल भूलना आप क्या भूल जाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। तो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि एक कोल्ड बॉडी होगा, एक हॉट बॉडी होगा, हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी कोल्ड बॉडी के अंदर। तो वही चीज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट है। तो इसमें बेटा क्या होगा, इसमें क्या होगा, हीट आपकी ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। तो आप बोलोगे हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from a hot body to a cold body when they are kept in contact। तो बेटा जैसे आपने देखा होगा कि जब सर्दी या गर्मी होती है तो उस समय क्या है, टेम्परेचर में क्या है, वेरिएशन आता है। जैसे आप कंसीडर कर लो, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक हॉट बॉडी है और एक हमारे पास क्या है, ये कोल्ड बॉडी है। अब बेटा जब इन दोनों को आप कांटेक्ट में लेके आओगे तो क्या होगा, इन दोनों में हीट का जो ट्रांसफर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। क्यों ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर क्या है, एक स्टेबल टेम्परेचर क्या है मेंटेन करना चाहते हैं। तो जब ये स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे तो ये हीट ट्रांसफर क्या है, रुक जाएगा। तो बेटा क्या होगा, आप बोलोगे हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट। अब इसका बेटा अदर पॉइंट्स अगर हम देखें तो हम कहेंगे लाइक ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हीट इज आल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। अदर क्वांटिटी की तरह हीट भी हमारी क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है। और जो मेजरमेंट है क्वांटिटी का वो किया जाता है, उसको हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। तो आप कहेंगे द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो बेटा यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हीट का। अब आता है बात हीट का यूनिट क्या है। तो बेटा अगर हम बात करें आपसे हीट की यूनिट की, तो हीट की जो यूनिट होगी वो आपकी होगी जूल। अब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे जे से, ठीक है। अब जो अदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो आपका होता है कैलोरी। तो बेटा मेन यूनिट आपकी क्या है, जूल। और जो अदर यूनिट्स है उसमें क्या आपका आ जाएगा, कैलोरी। अब बेटा एक रिलेशन होता है आपका कैलोरी और जूल में, वो आपका होता है 1 कैलोरी की वैल्यू होती है 4.18 जूल। और इस 4.18 को आप क्या लिख सकते हैं, 4.2 जूल। तो आपको ध्यान रखना है जो 1 कैलोरी की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 4.18 या फिर 4.2 जूल। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो हीट का है वो क्या क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा इसके बाद आपका आता है व्हाट इज 1 कैलोरी या डिफाइन 1 कैलोरी। बेटा ये एग्जाम में काफी बार क्या आपका पूछा गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आता है डिफाइन 1 किलो कैलोरी। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके क्या कई बार 1 मार्क्स में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से देखेंगे। तो बेटा बहुत ही आसान है। तो बेटा आप बोलोगे 1 कैलोरी को क्या बोलोगे, देखो ध्यान से, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको बेटा क्या करना है, जो भी क्वांटिटी चाहिए हीट एनर्जी की, उसका काम क्या है, उसका काम है 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना। तो बस जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको आपने बोला है 1 कैलोरी। सिमिलरली जब 1 किलो कैलोरी में आओगे तो आप बोलोगे 1 किलो कैलोरी क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी हीट चाहिए वो रिक्वायर्ड है। इसका भी काम होगा कि टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अब 1 डिग्री सेल्सियस को आप कैसे बोलोगे, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसमें ध्यान रखने की बात यह है, 1 किलो कैलोरी में जो आपको मास लेना है वो लेना है 1 kg।
तो बेटा 1 किलोग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है वो 14.5 से 15.5 तक ले जाने के लिए जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आप बोलोगे 1 किलो कैलोरी। और बेटा जो 1 कैलोरी की जो अदर डेफिनेशन उसको भी आप देख सकते हैं सिमिलरली। 1 किलो कैलोरी की तरह आप 1 कैलोरी की डेफिनेशन देख सकते हैं। 1 कैलोरी इज द heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा चाहे आप ये वाली डेफिनेशन राइट कर दो या फिर जो आपकी ये सेकंड वाली दी गई इसको आप राइट कर दो, दोनों ही आंसर आपके क्या है करेक्ट होंगे। अब बेटा आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट आपका यूनिट के बारे में बात करते हैं। द यूनिट किलो कैलोरी इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स। तो बेटा किलो कैलोरी का यूज हम कहाँ करेंगे, जब हमको फूड्स की एनर्जी वैल्यू क्या है मेजर करना होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका पेपर में क्या है आ सकता है, फूड्स के लिए किस मेजरिंग यूनिट का यूज करते हैं, तो आप बोलोगे किलो कैलोरी। तो बेटा यहां तक आपका जो कॉन्सेप्ट है हीट वाला वो प्रॉपर वे में क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा आपने छोटे में पढ़ा होगा द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो उसी तरीके से आपको यहाँ देखना है। तो बेटा आप बोलोगे, देखो क्या बोलोगे, टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। मतलब टेम्परेचर एक पैरामीटर है जो बॉडी की थर्मल स्टेट को बताएगा कि भाई बॉडी का क्या टेम्परेचर है, बॉडी किस टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर है, 35 डिग्री सेल्सियस पर है या 40 डिग्री सेल्सियस पे है। ये आप कैसे चेक करोगे, वो आप चेक करोगे टेम्परेचर से। अब बेटा इसको आप बोलोगे आगे, इट मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो बेटा आप बोलो टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल्स अबाउट द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। थर्मल स्टेट का मतलब कोल्डनेस एंड हॉटनेस। अब इसके बाद कहेंगे हम लोग इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। तो बेटा अगर दो बॉडी है, जैसे एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, अब बेटा अगर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये हॉट बॉडी होगा ये कोल्ड बॉडी होगा, तभी आपका हीट क्या है हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट हो रही है। तो बेटा जैसे हमने मान लो कोई एक डायग्राम ऐसे बना दिया, एरो ऐसे बना दिया, एक एर ये डिब्बा ये बना दिया। अब हम कह रहे हैं बेटा इन दोनों में हॉट बॉडी कौन सी है, तो आपको पता है कि भी हॉट बॉडी से ही ट्रांसफर होती है, तो आप बिना सोचे आप कह दोगे सर ये वाली हॉट बॉडी और ये वाली कोल्ड बॉडी है। जो डायरेक्शन है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि भाई फ्लो कहाँ हो रहा है हीट का, कहाँ से कहाँ और किस में हो रहा है। तो ये चीज आप समझ गए होगे भाई डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। अब बेटा इसके बाद आता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा यूनिट आप जानते होगे, कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, रिप्रेजेंट करते हो आप के से। और ध्यान रखिएगा इसको आप बोलते हैं एसआई यूनिट। और जो अदर यूनिट हम यूज करते हैं वो आपका होता है सेल्सियस, जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन देखना है तो आप बोलोगे केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो सेल्सियस वाले में 273 डिग्री सेल्सियस, 273 क्या है आप ऐड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और अगर इसको आपको केल्विन में करना है तो टेम्परेचर केल्विन में आपका आएगा 27 प्लस 273। तो इस तरीके से आप क्या है निकालोगे। अब बेटा लास्ट पॉइंट आप ये देख सकते हो, अ डिग्री और टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम फॉर सेल्सियस एंड केल्विन। मतलब बेटा इसका मतलब ये है अगर आपका टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सेल्सियस स्केल में निकालें और वही टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम केल्विन स्केल में निकालें तो वो हमेशा सेम आएगा। कौन सेम आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। इसीलिए लिखा है डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इक्वल डेल्टा टी के। तो मतलब बेटा सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस और केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस वो हमेशा क्या है आपका सेम आता है। तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखना है। और अगर आपको मान लो देखना हो तो आप कोई भी एग्जांपल लेके क्या चेक कर सकते हो।
तो बेटा यहाँ तक जो आपका टेम्परेचर का है वो तो आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। अब बेटा इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो अब हमको देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो बेटा इसमें देखो क्या है, अब आपको पता है कि भाई फैक्टर किसके लिए देख रहे हो, क्वांटिटी ऑफ हीट के लिए। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बॉडी है उसके फैक्टर अगर चेक करना है, तो फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मास पे डिपेंड करेगा, उसके बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको हीट चेक करना है तो किस किस पे डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा एंड मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंडेंसी होगी, अगर इसको हम न्यूमेरिकली राइट करना चाहे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेटा वो आप चेक करोगे, देखो कैसे। अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं तो बेटा जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है वो राइज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो हीट कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो 3 पॉइंट है एम, डेल्टा टी एंड सी। बेटा ये जो सी है ना ये मटेरियल के लिए आपका आता है, जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना मटेरियल वाला पॉइंट, जो मटेरियल के लिए क्या आता है, सी आता है। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इस पर डिपेंडेंसी क्या होगी। अब इसको हम आगे देख लेते हैं। अगर इन्हीं रिलेशन को अगर हम कंबाइन करें, जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो आ जाएगा क्यू प्रपोर्शनल आ जाएगा आपका एम डेल्टा टी, और प्रपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आएगा एम सी डेल्टा टी। तो बेटा ये चीज आपकी आ जाएगी। तो बस यही चीज आगे देखिए लिखा होगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका दिया है क्यू प्रपोर्शनल एम था, क्यू प्रपोर्शनल डेल्टा थी, दोनों प्रपोर्शनल को कंबाइन किया तो ये आपका आ जाएगा क्यू प्रपोर्शनल एम डेल्टा टी, प्रपोर्शनल का साइन हटाओगे तो सी एम डेल्टा टी, इसको आप लिख देंगे एम सी डेल्टा टी। जो सी होगा उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, या फिर सी कह देते हैं आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो बेटा ये तो पूरा आर्टिकल आपका हो गया। अब आगे देखिए, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस एंड डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे तो सी की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट ही होगी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मटेरियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस हो तो मटेरियल चेंज हो गया, मटेरियल चेंज हो गया तो सी की वैल्यू तो चेंज होना ही होना है। अब बेटा आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो बेटा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो बेटा अगर हम हीट की बात करें तो ये आप क्या है, हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो बेटा हीट क्या होगा आपका, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या करेगा, फ्लो करेगा। वही अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को क्या रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हीट है उसका जो यूनिट है वो जूल होता है, लेकिन टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो आपका होता है केल्विन। तो आप बोलेंगे ऐसा यूनिट क्या होगा टेम्परेचर का, वो केल्विन होगा, लेकिन ऐसा यूनिट हीट का आपका होगा जूल। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो हम बोलेंगे जो अमाउंट ऑफ हीट है कंटेंट इन अ बॉडी, ये आपका डिपेंड करेगा मास, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस पर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो हीट होता है वो मास, टेम्परेचर, सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो ये डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर। तो जितने भी हमारे मॉलिक्यूल हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर क्या है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका हीट को हम मेजर करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्रिक। तो कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल पे इसको क्या है, हीट को मेजर कर लिया जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा थर्मोमीटर। तो बेटा थर्मोमीटर आपने कई बार देखा होगा कि भाई आप डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो क्या है, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं, थर्मामीटर से करते हैं। तो बेटा जो थर्मामीटर है वो यही है। तो टेम्परेचर मेजर करने का क्या होता है, थर्मोमीटर का होता है। बेटा कई बार आपने सुना होगा कि भाई बुखार आपको 110 है, या बुखार आपको जो है 105 है, या बुखार आपको 102 है,
इस तरीके से आपने कई चीजों को सुना होगा। कई बार आपसे कहा गया होगा भाई बुखार आपको 107 है, तो बेटा जी ये 107 बताते हैं, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डॉक्टर बताते हैं 107 वगैरह, तो ये कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, ये हमेशा होता है फ़ारेनहाइट में। किसमें होता है? ये हमेशा होता है फ़ारेनहाइट में। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। जो लास्ट पॉइंट है वो समझिए। जो लास्ट पॉइंट है, जो टू बॉडीज हैं जो सेम क्वांटिटी ऑफ हीट रखती हैं, उनके टेम्परेचर क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब अगर आपके पास जैसे बॉडी 1 है और बॉडी 2 है, अगर इनकी क्वांटिटी ऑफ हीट सेम है, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं कि भाई इनका टेम्परेचर भी सेम हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर हम बात करते हैं दो बॉडी का अगर टेम्परेचर सेम है बट वो डिफर कर सकती है हीट में, तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर सेम है तो जरूरी नहीं हीट सेम हो, और अगर हीट सेम है तो जरूरी नहीं टेम्परेचर सेम हो। तो बेटा ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए जिनको आप क्या है, हीट और टेम्परेचर को डिफरेंशिएट क्या है, कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका थर्मल और हीट कैपेसिटी। तो बेटा बात करते हैं भाई हीट कैपेसिटी क्या है। तो बेटा हीट कैपेसिटी को आप अच्छे से समझेंगे तो बेटा आप क्या करो, पहले एक फॉर्मूले को देखो, फिर उसके बाद डेफिनेशन आप क्या आसानी से बोल सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आप देखो बेटा, हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करोगे सी डैश से। तो सी डैश क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड अपॉन राइज इन टेम्परेचर। तो बेटा उसी को आप डेफिनेशन बना दो। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड। देखो भैया क्या बेटा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड या सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल सी डैश, एंड हीट कैपेसिटी सी डैश इक्वल टू amount of heat energy supplied upon rise in temperature. After that आपको बेटा आना है नेक्स्ट पॉइंट पर। सी डैश यहाँ लिखेंगे, हीट है तो आप क्यू लिखेंगे, राइज इन टेम्परेचर तो आप डेल्टा टी लिखेंगे। तो सी डैश की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो सी डैश आपका हो जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को आप क्या है लर्न करके रख लेंगे। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, तो वो है आपका यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई हीट आपका जूल में होता है या आपका केल्विन में होता है, तो जूल पर केल्विन आपका क्या है, इसका यूनिट हो जाएगा। तो बेटा जूल पर केल्विन इसका क्या हो गया, यूनिट जे के -1, या फिर इसी को आप क्या है जूल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ थर्मल कैपेसिटी है, ये क्या क्लियर हो जाता है। अब आते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बेटा है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आते हो, इसमें थोड़ा सा चेंज है, हीट कैपेसिटी के कंपैरिजन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा सा चेंज है, वो समझिए। बेटा इसमें क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, यहाँ पर आप हीट कैपेसिटी में मास ऑफ द बॉडी से केवल क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। तो आपका क्या आ जाता है, तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, आ जाता है। बस ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना, और इसी के बेसिस पर आप क्या डेफिनेशन बोल सकते हो। तो आप बोलोगे स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो आप बोलोगे हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ अ बॉडी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो बेटा ये डेफिनेशन बहुत ही आसानी से आप क्या राइट कर सकते हो। अब बेटा C इक्वल टू सी डैश अपॉन क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ द बॉडी है तो आपका m हो जाएगा। तो बेटा आप देखो क्या है, तो बेटा C इक्वल टू सी डैश अपॉन, तो क्या होगा बेटा C इक्वल टू सी डैश अपॉन m हो गया। अब बेटा अब आप क्या करोगे, अब आप सी डैश की वैल्यू रख दो। सी डैश की वैल्यू क्या आपने निकाली थी पहले, Q अपॉन डेल्टा टी निकाला था, तो Q अपॉन डेल्टा टी आप क्या है रख दो यहाँ पे। तो बेटा इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लो, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, इधर आपको समझाता हूँ। तो बेटा आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है आपका सी इक्वल टू सी डैश अपॉन एम, और बेटा सी डैश आपने निकाला है क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये आपने पहले निकाला था। तो यहाँ लिखेंगे आप क्यू अपॉन डेल्टा टी, और एम से डिवाइड है, एम आप यहाँ लिख देंगे।
तो बेटा ये आपका आ गया सी। अब बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा सी आ जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो बेटा इसी चीज को क्या यहाँ लिखा गया देखो, सी इक्वल टू सी डैश अपॉन एम हो जाएगा। तो सी डैश की वैल्यू क्यू अपॉन डेल्टा थी, तो आपका आ जाएगा सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो ये टर्म आपका क्या है, आ जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल लैंग्वेज लिखा गया है। इन अदर वर्ड वी कैन डिफाइन स्पेसिफिक कैपेसिटी एज फॉलोज। तो आपको क्या लिख रहा है, आपको जो दिख रहा है भाई बोल दीजिए। आप देखो बेटा क्या बोलोगे, आप बोलोगे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन ग्राम फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस तरीके से बोल दो। तो आप बोलोगे स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, specific capacity of a substance is the amount of heat energy required, to raise the temperature of unit mass, to raise the temperature of unit mass of that substance to 1 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा वही मैंने आपसे कहा था कि भाई सी इक्वल टू आपका आया ना क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये टर्म आपका आया है। तो बेटा एम को 1 लोगे, डेल्टा टी को 1 लोगे, एम को 1 लोगे, डेल्टा टी को 1 लोगे, एम को 1 लोगे, डेल्टा टी को 1 लोगे, तो सी आपका हो जाएगा क्यू। तो वही आपका बोला गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ डेस्ट सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये आपका इतना टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी का, क्या पूरी तरीके से कवर हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बेटा नेक्स्ट है आपका, इसके फॉर्मूले को समझिए। इस चीज को फिर से थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में आगे दिया गया है। स्पेसिफिक कैपेसिटी सी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड अपॉन मास इनटू राइजिंग टेम्परेचर। तो बेटा ये जो आपका फॉर्मूला था ना, सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, इसको आप क्या लैंग्वेज में लिख दिया। ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, और ये है आपका मास, ये है आपका राइजिंग टेम्परेचर, इसको लैंग्वेज में लिख दिया। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन सी, तो बेटा यहाँ से देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q इक्वल टू आपका आ जाएगा एम सी डेल्टा टी। तो वही लिख दिया फ्रॉम द अबव इक्वेशन Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो Q होगा वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, M पर, C पर एंड डेल्टा टी पर। तो Q प्रोपोर्शनल M, Q प्रोपोर्शनल डेल्टा टी एंड Q प्रोपोर्शनल C। तो बेटा जो हीट एनर्जी हुआ वो 3 फैक्टर पर डिपेंड किया, मास पर, राइजिंग टेम्परेचर पर, मास पर, राइजिंग टेम्परेचर पर एंड द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी पर। बेटा ये जो 3 फैक्टर है इन पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो क्यू की क्या है, हो रही है। तो बेटा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो बेटा नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो बेटा यूनिट के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए। बेटा अभी अपने फॉर्मूले के लिए आपने देखा था क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो बेटा ये क्या है, जूल है, ये क्या है, केजी है, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस है। तो आप बोलोगे जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जूल पर केजी, और ये डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। या इसी को आप अगर केल्विन में लिखो तो आप लोग जूल पर केजी केल्विन। तो बेटा 2 यूनिट है, इन दोनों को क्या है आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से जो यूनिट का कॉन्सेप्ट है वो आपका हो जाता है। आगे दिया गया था अदर यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी आर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये आपकी क्या है उस पर डिपेंड करता है, जैसे मैं वो समझाता हूँ, समझ लीजिए आप इसको भी। तो बेटा सी इक्वल टू है आपका क्यू अपॉन एम डेल्टा टी है। अगर बेटा इसको आप कैलोरी में लोगे तो ये कैलोरी में आएगा, तो इसको आप ग्राम में लोगे, इसको आप डिग्री सेल्सियस में लोगे, तो ये यूनिट आपकी आ गई। अगर आप इसको किलो कैलोरी में लोगे क्यू को, तो आप यहाँ किलो कैलोरी लिख लीजिए। इसको अगर आप जो किलोग्राम में लोगे तो यहाँ किलोग्राम लिख लीजिए। इसको आप डिग्री सेल्सियस में लोगे, आप इसको डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए। तो बेटा दूसरी यूनिट आपकी ये हो गई, और जो फर्स्ट वाली यूनिट है वो आपकी ये हो गई। तो बेटा काफी आसान है, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चलना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो काफी अच्छे सारी चीज समझ में आपको क्या आ जाएंगी। अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड पर।
बेटा नेक्स्ट है आपका हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। तो बेटा बहुत ही आसान डिफरेंस है, उसको समझिए। तो बेटा जो फर्स्ट पॉइंट है आपका हीट कैपेसिटी, तो बेटा ये आपका होगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। स्पेसिफिक कैपेसिटी भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा, बट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा बट इसका काम होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना फॉर यूनिट मास। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना फॉर द यूनिट मास। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा है कि ये डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा और सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा हीट कैपेसिटी। लेकिन जो ये होगा ये डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, मास पर डिपेंड नहीं करेगा, बट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड क्या है करेगा। तो ध्यान रखिए बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन जो बॉडी ऑफ द सब्सटेंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे ये क्या डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी का, तो हीट कैपेसिटी सी डैश क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। लेकिन हम बात करते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो ये आपका होगा सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी आपका होगा। अगर हम आते हैं इसके बाद यूनिट पर, तो यूनिट इसकी होगी, तो बेटा यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन होगा इसका यूनिट। लेकिन जब इसकी यूनिट पे आते हैं तो बेटा आपको पता है ये फॉर्मूला है, तो जूल पर किलोग्राम केल्विन आपका होगा। तो बेटा ये डिफरेंस है ये आपको क्या अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो पूरी तरीके से क्लियर आपके हो जाने चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। तो सम कॉमन सब्सटेंसेस की हम लोग स्पेसिफिक कैपेसिटी को क्या है देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपका देखिए पॉइंट देखिए क्या दिया गया है, द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो बेटा ये क्या है आपकी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए ये क्या है आपकी डिफरेंट होगी। लास्ट है जो हमारा गुड कंडक्टर होता है हीट का, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है लो होती है। तो ध्यान रखेंगे गुड कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, वो आपकी लो होगी, और बैड कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है हाई होगी। तो ये जो तीन पॉइंट है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनको आप काफी अच्छे से क्या है ध्यान रखने वाले हैं। तो बेटा ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। आफ्टर दैट आप आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ मिक्सचर। तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, मिक्सचर्स देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम प्रिंसिपल इस पे एप्लीकेबल करेंगे। इसको आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आपको अच्छे से क्या है समझना है। तो बेटा इसमें देखो क्या है अच्छे से समझेंगे। तो बेटा इसमें देखो क्या होगा, एक हमारे पास क्या होगी हॉट बॉडी होगी, इसको मिक्स करने वाले हैं किसके साथ, कोल्ड बॉडी के साथ। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है कि एक आपके पास हॉट बॉडी है, एक आपके पास कोल्ड बॉडी है। तो बेटा जो हॉट बॉडी है ऑब्वियस बात है, तो उसमें उससे क्या होगा हीट ट्रांसफर क्या स्टार्ट हो जाएगा। जब हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हीट कब तक फ्लो होगी, तब तक फ्लो होगी जब तक एक कॉमन टेम्परेचर क्या है नहीं आ जाएगा। और जैसे कॉमन टेम्परेचर आएगा तो हीट हीट फ्लो क्या है रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बेटा वही लिखा गया है, व्हेन अ हॉट बॉडी इज मिक्स्ड विद द कोल्ड बॉडी, heat energy passes from heat energy passes from hot body to the cold body till the bodies till the both bodies attain the same temperature। तो तब तक हीट फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडी एक कॉमन टेम्परेचर को अटेन नहीं कर लेते हैं। इफ नो हीट एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग में कोई भी हीट एनर्जी का लॉस नहीं होता है, बेटा यहाँ पे आप कॉमा लगा लीजिए, अगर सराउंडिंग में हीट एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, देन हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। बेटा आप ध्यान रखेंगे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना है,
तब तक होना है जब तक दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर गेन नहीं कर लेते हैं, और अगर सराउंडिंग में कोई भी हीट एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो जितना हॉट बॉडी लॉस करेगी उतना एनर्जी कोल्ड बॉडी क्या करने वाली है, गेन करने वाली है। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट आप लिखेंगे दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, या फिर इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो बेटा यहां तक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इस पर जिसका आर्टिकल है वो हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए क्या आता है। तो बेटा आगे आप एक चीज ये भी समझ लो, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या है, बेस्ड है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका क्या है, 1 मार्क में लास्ट वाला क्या है, आ सकता है। चीज आप अच्छे से क्या ध्यान रखेंगे। तो बेटा इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट पर। तो देखते हैं कि भाई कैलोरीमेट्री का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। तो बेटा इसमें देखो क्या होगा, जैसे हमने एक सब्सटेंस ए ले लिया, तो दूसरा सब्सटेंस हमने क्या है, बी ले लिया। तो जैसे आप कंसीडर कर लो कि भाई एक हमारा सब्सटेंस क्या है, ए है, दूसरा सब्सटेंस हमारा क्या है, बी है। अब मास से कंसीडर कर लो m1, स्पेसिफिक कैपेसिटी c1, टेम्परेचर T1। सिमिलरली m2, c2 एंड T2 कंसीडर कर लो आप। बेटा मास m2, स्पेसिफिक कैपेसिटी c2 एंड टेम्परेचर T2 आप कंसीडर कर लो। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है कि ए से बी में क्या होने वाली है, हीट फ्लो स्टार्ट होने वाली है। क्यों, क्योंकि T1 टेम्परेचर T2 से ग्रेटर कंसीडर किया गया है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इन दोनों का टेम्परेचर क्या सेम हो जाएगा, वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो टेम्परेचर हमारा क्या है, टी है, जहां पर इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम होने वाला है। तो बेटा जो आपका टेम्परेचर में फॉल हुआ बॉडी ए के लिए, तो वो आपका हुआ T1 माइनस टी। फिर इसी तरीके से जो राइज इन टेम्परेचर हुआ सब्सटेंस बी में, वो हुआ आपका T माइनस T2। बेटा आपको पता है कि भाई बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर कब होगा, जब जब बॉडी ए आपकी हॉट बॉडी होगा और जो बॉडी बी है वो आपकी कोल्ड बॉडी होगा, तभी तो ट्रांसफर होगा। तो भाई ये बॉडी ए क्या करेगी, लॉस करेगी, और जो बॉडी बी होगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो फॉल होगा वो ए के लिए होगा, और जो राइज होगा टेम्परेचर में वो बी के लिए होगा। तो बी के लिए राइज होगा तो आप क्या लिखेंगे, टी माइनस T2। अब इसके बाद बेटा अगर हम हीट एनर्जी राइट करना चाहें तो mc डेल्टा टी के अकॉर्डिंग m1 c1, अब डेल्टा टी क्या होगा, T1 माइनस टी बॉडी ए के लिए। अब बॉडी बी के लिए अगर हम बात करें हीट गेन का, तो हीट गेन आपका होगा m2 c2 टेम्परेचर T माइनस T2। तो बेटा ये दो टर्म आपकी क्या है, आ जाते हैं। अब बेटा प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ये कहता है कैलोरीमेट्री का, जितना हीट गेन हुआ है उतना ही हीट क्या है आपका लॉस होगा। तो मतलब ये जो टर्म होंगे, ये दोनों टर्म आपके क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये दोनों टर्म सेम होते हैं इनको आप क्या सेम कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में। तो हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा आप यहाँ देखिए, अगर आप इन दोनों टर्म को सेम करते हैं, हीट एनर्जी लॉस बाई ए इक्वल टू हीट गेन बाई द बी, अगर आप इनको सेम करें तो m1 c1 T1 माइनस टी इक्वल m2 c2 T माइनस T2। तो जो अबव एक्सप्रेशन है इसका यूज करते हैं कैलकुलेट द अननोन क्वांटिटी। तो जो ये एक्सप्रेशन आपका आया है इसका आप यूज कहाँ करोगे, इसका यूज आप वहां करोगे जहां पर अननोन क्वांटिटी आपको क्या फाइंड करना होगा। तो ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज आपको दी गई होंगी, एक वैल्यू आपकी क्या है, अननोन होगी। और जो मोस्टली इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल के लिए समझिए, अगर इसके जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल के लिए आपका देखो बेटा क्या होगा, न्यूमेरिकल में मोस्टली क्या है आपका जो टी का टर्म होता है वो आपसे पूछा जाता है कि जो कॉमन टेम्परेचर है वो क्या होने वाला है। तो उस चीज को आपको क्या अच्छे से क्या ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज ऑफ फेज। थोड़ा चेंज ऑफ फेज की बात करते हैं। थोड़ा फेज का मतलब स्टेट चेंज की बात करते हैं। थोड़ा नॉर्मली आप जानते हैं कि भाई हमारी क्या 3 स्टेट्स होती हैं,
एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, एक गैस होती है। बेटा थ्री आपकी फेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बेटा क्या होगा, जो प्रोसेस है चेंज वन स्टेट का अनदर स्टेट पर, मतलब एक स्टेट से जब हमारी अनदर स्टेट आ जाती है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ फेज। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ फेज। इट इज ब्रॉट बाय द एक्सचेंज ऑफ हीट। इसको कैसे लाते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट से इसको क्या है लेके आते हैं। तो बेटा यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब बेटा देखो क्या होगा, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड से लिक्विड कब बनेगा, जब हमारे ये चीज क्या होगी, मेल्ट होगी। और जब आपका लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो आप इसको बोलोगे फ्रीज हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास आइस है, आइस क्या होती है, सॉलिड होती है, लेकिन आइस से अगर वाटर बन रहा है तो वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो वो आपका हो गया मेल्टिंग। और सिमिलरली अगर आपका जैसे मान लो पानी है, उसको आप बर्फ बनाना चाहते हो तो क्या होगा, फ्रीज होगा, तो ये आपका फ्रीजिंग हो गया। सिमिलरली है वेपराइजेशन, अगर आपका लिक्विड से वेपर बन जाता है तो वो आपका होगा वेपराइजेशन। और अगर आपका ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है तो आपका होगा कंडेंसेशन। मतलब लिक्विड से वेपर बना तो वेपराइजेशन, और वेपर से लिक्विड बन जाए तो कंडेंसेशन। तो बेटा ये जो चेंज ऑफ फेज का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग। तो मेल्टिंग मैंने अभी आपको बताया कि भाई क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनने वाला है तो कहेंगे द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू फेज लिक्विड फेज लिक्विड फेज बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग। अब बेटा जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसपे ये प्रोसेस अगर कर रहा है उसको आप बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आप बोलेंगे द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू द लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर क्या है, हो गया होगा। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बेटा चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग, मतलब मेल्ट करने पर वॉल्यूम में क्या है चेंज किस तरीके से हुआ। तो बेटा अभी आपको मैंने बताया कि भाई आइस से क्या बन रहा है, आपका आपका आइस से बन रहा है वाटर, तो बेटा मेल्टिंग आपका हुआ। तो बेटा क्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे लेड है हमारे पास, बैक्स है, इस तरीके से और भी सब्सटेंस है, ये मेल्ट होने पर क्या करते हैं, एक्सपेंड होना क्या शुरू कर जाते हैं। लेकिन सब सब्सटेंसेस हैं, आइस हो गया आपका, ये मेल्ट करने पे क्या है, कांटेक्ट होने लगते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे, दो चीजें होती हैं, या तो एक्सपेंशन होता है, या तो वो चीज एक्सपेंड करेगी, या फिर वो चीज क्या करेगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि भाई क्या इफेक्ट आपका आने वाला है। अब इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग। बेटा आप क्या बोलोगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग डिक्रीजेस बाय इंक्रीज द प्रेशर। थोड़ा ध्यान रखिए, जो सब्सटेंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मेल्टिंग पर वो क्या होंगे, प्रेशर बढ़ाने पर क्या है डिक्रीज होने वाले हैं। And on the other end, melting point of the substance which expand their melting increase by the increased pressure। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है। एंड आफ्टर इट आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द अदर हैंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस which expand melting increase by the increase in pressure। and last point is effect of the impurity of the melting point। तो अगर हम कोई इम्प्योरिटी वगैरह मिला देते हैं तो क्या इफेक्ट आपका आने वाला है वो समझना है। तो बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंसेस का वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है बाय द एडिंग इम्प्योरिटी। तो बेटा अगर कोई भी इम्प्योरिटी मिला दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, कम हो जाएगा। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट कम करना तो कोई चीज आप क्या उसमें डाल दीजिए। अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है बेटा वेपराइजेशन और बॉइलिंग। तो बेटा वेपराइजेशन आपको पता है कि भाई लिक्विड से क्या बन गया है, गैस बन गया, तो उसको आपने वेपराइजेशन बोला। और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसको आप बोल दोगे बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा इसके बाद चेंज इन वॉल्यूम इन द वॉल्यूम। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि बॉइलिंग पे क्या है, वॉल्यूम चेंज होगा, तो बेटा क्या होगा,
जितने भी हमारे लिक्विड है ये बॉईल करने पे क्या करने लगते हैं, एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप बोलोगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। थोड़ा ध्यान रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है बेटा, और ये डिक्रीज कर जाएगा प्रेशर कम करने पर। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है वो है इम्प्योरिटी वाला। अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। तो बेटा इम्प्योरिटी ऐड करने पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है, क्योंकि इम्प्योरिटी डाल दिया तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसको ज्यादा देर तक हमको क्या करना पड़ेगा, बॉइल करना फिर से पड़ेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की। बेटा हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, वो है आपका लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट, वो समझते हैं बेटा। ये टॉपिक आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या अच्छे से क्या समझना है। अब बेटा इसको देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको देखो फॉर्मूला देखना है। जो बेटा लेटेंट हीट का फॉर्मूला आपका होता है वो होता है हीट अब्जॉर्ब्ड अपॉन मास। बस इतना आपको ध्यान रखना है, हीट अब्जॉर्ब्ड अपॉन मास आपको क्या ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे हीट अब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड फॉर द चेंज ऑफ द फेज अपॉन मास। तो बेटा इसमें आप बोलोगे the heat absorbed or liberated in change of phase is not externally manifested by any rise or fall in temperature is called latent heat. When expressed for the unit mass of the substance is called the specific latent heat. तो ये आपको काफी अच्छे ध्यान रखना है। एंड द सेकंड पॉइंट इज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंसेस की, एंड ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए क्या है आपकी, ये डिफरेंट होगा। तो सब्सटेंस अगर अलग होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या है आपकी अलग होने वाली है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो समझिए, जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एल से, और जिसका फॉर्मूला होगा वो आपका होगा हीट अब्जॉर्ब और लिबरेटेड फॉर द चेंज ऑफ फेज अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। अब बेटा कुछ हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आपको क्या समझना है। कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ये जो एप्लीकेशन वाली चीजें होती हैं ये एग्जाम में क्या थोड़ा ज्यादा पूछी जाती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड चीजें उनको समझिए जो आपकी जनरल लाइफ से क्या चीजें क्या रिलेट करने वाली है। तो देखिए बेटा क्या दिया गया, नेचुरल फिनोमिनन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। जैसे बेटा फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट। और सी शोर के नियर जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। और जो हॉट बॉटल्स हैं, जो हमारी हॉट वाटर बॉटल्स है, इनका यूज किया जाता है फोमेंटेशन के लिए। क्यों यूज किया जाता है, इसका रीजन ये होता है कि जो हमारा वाटर होता है, जो हमारा वाटर होता है, जब हम इसको हॉट करते हैं और इसको हम वाटर में रखते हैं तो ये क्या है, ज्यादा देर तक क्या है, गर्म रहने वाला है। तो जो फॉर्मेंटेशन है, जो हमारा गर्म है, वो क्या है, लॉन्गर टाइम तक रहने वाला है। और जब लॉन्गर टाइम तक वो चीज गर्म रहेगी तो जो बॉडी होगी वो इजिली क्या है हमारी सेकी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉट बॉटल्स आर यूज फॉर द फॉर्मेंटेशन, द रीजन दैट वाटर डज नॉट कूल क्विकली। तो हॉट वाटर bottle provide more heat energy to the fermentation over a long time। तो ध्यान रखना है कि अगर हम वाटर लेंगे और बॉटल में लेंगे तो ये क्या है, जल्दी ठंडा नहीं होगा, और जिस कारण से हम इसको फर्मेंटेशन यूज कर सकते हैं। और वाटर हमारा एक इफेक्टिव कूलेंट की तरह भी यूज होता है। और जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर वाटर का एज अ हीट रिजर्वायर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। फॉर द वाइन्स हो गया, फॉर द जूस बॉटल्स हो गया, टू अवॉइड द देयर फ्रीजिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कोल्ड कंट्रीज में जो वाटर इज यूज्ड एज अ हीट रिजर्वायर फॉर द वाइन, फॉर द जूस बॉटल, टू अवॉइड द फ्रीजिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मर फिल देयर फील्ड विद वाटर टू प्रोटेक्ट क्रॉप। तो बेटा जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसलों को बचाने के लिए पानी क्या है खेतों में भर देते हैं।
ऑल प्लांट्स एंड एलिमेंट्स हैव हाई कंटेंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। और बेटा जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो भी हमारे क्या रखते हैं, वाटर को अपने अंदर रखते हैं। तो बेटा ये कुछ एप्लीकेशन वेस्ट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे फर्मेंटेशन के लिए आपका क्या हॉट वाटर, हॉट बॉटल का यूज किया जाता है। बेटा ये पॉइंट आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है कि फर्मेंटेशन के लिए हॉट वाटर का यूज किया जाता है, और कोल्ड कंट्रीज में वाटर का यूज हीट रिजर्वायर की तरह ही किया जाता है। और फार्मर्स क्या करते हैं अपने फील्ड्स में क्या है, वाटर को फिल कर देते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए। ये 3 पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक पॉइंट आप मान के चलिए भैया आपके पेपर में क्या आपको मिलने वाला है। तो बेटा ये मैंने आपको पॉइंट सारे अच्छे से समझाए, और बेटा इनको पढ़ने के बाद आप चीजों को कभी भी भूलोगे नहीं, भूलना बिल्कुल तरीके से भूल जाओगे। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और बेटा यदि कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और बेटा जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं और जो अपकमिंग वीडियोस भी हैं वो सभी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स सेमेस्टर 2 आईसीएससी क्लास 10। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस को आसानी से क्या है देख सकते हैं। और बच्चों आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट और से कमेंट करके क्या पूछ सकते हैं। और यदि हमारे साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करने के लिए एफबी पेज पर जा सकते हैं। जैसे ही आप हमारे एफबी पेज पर जाएंगे तो बेटा एफबी पेज पर अगर आपको जाना है तो आप क्या करें करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा एफबी पेज का, वहां पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने हमारा पेज अपीयर हो जाता है। और पेज जैसे ही अपीयर होता है, जैसे आप लाइक कर लेते हैं तो नंबर अपीयर हो जाता है, उस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट क्या है कर सकते हैं। और बच्चों ऐसे वीडियोस पाने के लिए, देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।